तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी की एक और बेहतर वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले कक्षा 10 के विज्ञान का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024 का जो सेट नंबर 7 है, इसका आज की इस वीडियो में कंप्लीट सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पूरा देखिए बच्चों। वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले खंड अ देखेंगे, जो कि टोटल बहुविकल्पी प्रश्न होगी। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्नों की संख्या कुल 20 की होगी। ठीक है, और प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर के होंगे, जो कि यहाँ पर सामने दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका पहला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि किस लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी अवतल लेंस। ठीक है, अब इसके बाद प्यारे बच्चों, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखिए। कहा जा रहा है कि एक गोली दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, दर्पण का वक्रता केंद्र और ध्रुव पी के बीच की जो दूरी होती है प्यारे बच्चों, वो क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या का मान आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों, इसका एक फार्मूला होता है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध क्या होता है कि आर बराबर, ठीक है, यहाँ पर आर बराबर 2f के होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है, ये आपको याद रखना होगा। और इसमें वक्रता त्रिज्या आर बराबर कितना दे रखा है? 20 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो f का मान पूछा जा रहा है, तो इसी फार्मूले में आप मान रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आर बराबर कितना? 20 है, और ये हो जाएगा 2f। 2 का भाग करा देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा f बराबर 20/2, तो भाग कर देंगे प्यारे बच्चों, ये कितना हो जाएगा? 10 बार चला जाएगा, तो इसलिए फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाएगा? तो इसका प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख रहे हो बी सही हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि प्रकाश के किस घटना के कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है नीला। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद प्यारे बच्चों चौथा प्रश्न देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि एक लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है, तो कह रहा है इसकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में कितनी होगी। ठीक है, तो चलिए इसको भी सॉल्व करके देखिए। तो प्यारे बच्चों, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है P बराबर 1/f। ठीक है, 1/f कब होगा? जब फोकस दूरी मीटर में दिया जाता है, तब ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, अगर प्यारे बच्चों फोकस दूरी सेंटीमीटर में पूछा गया है तो हमें कुछ करना नहीं है, यहाँ पर क्या करेंगे? 100 का गुणा करा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा P बराबर 100/f, और यहाँ पर हम कितना लिख देंगे? सेंटीमीटर। ठीक है, तो यही वाला फार्मूला हमें लगा करके किस में बताना है? फोकस दूरी सेंटीमीटर में बताना है। ठीक है, तो P का मान दे रखा है आपको कितना? +2 डायोप्टर। ठीक है, तो यहाँ पर f का मान निकाल लीजिए, तो हो जाएगा P बराबर 100/f से। ठीक है, ये सेंटीमीटर, इसी फार्मूले में मान रख दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका P बराबर कितना? 2, और ये हो जाएगा 100/f। f का इधर गुणा करा दीजिए और 2 का इधर भाग करा दीजिए, तो ये हो जाएगा f बराबर 100/2, भाग कर देंगे तो ये 50, यानी कि फोकस दूरी कितना हो जाएगी? 50 सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका कितना सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, यानी 50 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगले प्रश्न में देखिए प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है कि फ्यूज तार को निम्नलिखित घरेलू विद्युत वितरण के किस तार के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो जीवित तार होता है इसको हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। छठवें में कहा जा रहा है कि यदि शक्ति, कार्य तथा समय की मात्रा क्रमशः x1, x2, x3 से प्रदर्शित किया जाए तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी x2 × x3 बराबर x1। ठीक है, ये हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 देखिए प्यारे बच्चों। इसमें कहा जा रहा है कि एक चालक में 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। कह रहा है इसके संगत 2 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा कितनी होगी। ठीक है, तो यानी कि इसमें आपको धारा I का मान दे रखा है और समय का मान दे रखा है, तो Q का मान पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न का। इसमें कहा गया है कि जो धारा I बराबर है वो कितना है? इसमें 10 एम्पियर दे रखा है और समय t बराबर आपको दे रखा है 2 सेकेंड। ठीक है, तो कह रहा है आपसे
कि इसमें Q का मान बताइए कितना होगा, यानी आवेश की मात्रा कितनी होगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों सूत्र होता है Q बराबर I इंटू टी। ठीक है, Q बराबर I इंटू टी होता है। इससे हम क्या करेंगे, मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसी मान रख दीजिए बच्चों, तो ये हो जाएगा Q बराबर धारा का मान 10 और समय का मान 2 सेकेंड, तो गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 20। ठीक है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 20 कूलाम। ये आंसर होगा। तो इसमें आप ऑप्शन देखिए कौन सा सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 20 कूलाम। ठीक है, चलिए इसमें देखिए प्यारे बच्चों 8वें प्रश्न में यानी उपभाग 2 देखेंगे अब हम लोग। ठीक है, यहाँ से केमिस्ट्री का क्वेश्चन शुरू होता है। तो इसमें कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, ये फार्मूला होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है, चलिए इसमें कहा जा रहा है कि निम्न कह रहा है कि पीएच मान 8.5 वाला विलयन है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मैंने बताया था पीएच मान जब पढ़ाया था उसमें बताया था कि अगर 1 से लेकर के विलयन का मान 6 तक है तो वो हमारा कैसा होता है, अम्लीय होता है। अगर 7 होगा तो उदासीन होगा, और 7 से अगर अधिक होता है तो फिर क्षारीय होता है। ठीक है, तो ये 7 से ज़्यादा है यानी 8.5 है, तो इसलिए विलयन की प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय होगी। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्षारीय। ठीक है, चलिए इसमें देखिए इसका कह रहा है कि IPSC नाम क्या होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चे यहाँ पर देखो CHO जुड़ा है। CHO किसका क्रियात्मक समूह होता है, एल्डिहाइड का। ठीक है, एल्डिहाइड। ठीक है, तो एल्डिहाइड का होता है। तो एल्डिहाइड का प्यारे बच्चे जब हम लोग IPSC नाम करते हैं तो संगत एल्केन में हम क्या करते हैं, अल जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसमें कार्बन की संख्या देखिए कितनी, 1 2 3। ठीक है, तो अगर हम ये कार्बन की संख्या देखें तो 1 2 3। ठीक है, तो ये कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला मिल गई। ठीक है, तो ये साखित श्रृंखला है। ठीक है, तो ये CH3 बच जा रहा है, और ये CH3 को प्यारे बच्चों हम क्या कहते हैं, मेथिल कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, मेथिल कहते हैं, और ये कार्बन के दूसरे नंबर पे जुड़ा है, तो इसलिए सबसे पहले इसको नाम रखेंगे। ठीक है, तो ये कार्बन का कितने नंबर पे जुड़ा है, दूसरे नंबर पे, तो ये हो जाएगा 2 मेथिल। ठीक है, और 3 कार्बन को हम क्या कहते हैं, प्रोपेन कहते हैं, उसमें अल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 2 मेथिल प्रोपेनल। ठीक है, ये इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इसका IPSC नाम 2 मेथिल प्रोपेनल होगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। 11वें क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉनों वाला तत्व है। ठीक है, बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉनों वाला तत्व कौन सा होता है प्यारे बच्चों, वो होता है अधातु। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें अगला क्वेश्चन देखिए 12वें में कहा जा रहा है कि कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, CaNO3 का होल ट्वाइस। ये फार्मूला होता है कैल्शियम नाइट्रेट का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन प्यारे बच्चों क्या होता है, एल्किन और एल्काइन आते हैं। ठीक है, एल्किन में क्या होता है, कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये वाला फार्मूला अगर आप देखो, ठीक है, इसका ऑप्शन ए सही होगा, तो ये हमारा एल्कीन का होता है। ठीक है, तो यही वाला हमारा क्या होगा, सही होगा। बाकी ये सभी हमारे के किसके हैं, एल्केन के हैं। ठीक है, तो ये CBD ये जो है एल्केन समूह के, बाकी यही क्या है, एल्कीन है। ये एल्कीन किसके अंतर्गत आता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, उपभाग 3 में देखेंगे, कह रहा है कि रक्त दाब नापा जाता है, यानी कि रक्त दाब किसमें नापा जाता है, किसके द्वारा, तो यहाँ पर स्फाइग्नोमैनोमीटर के द्वारा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, स्फाइग्नोमैनोमीटर द्वारा क्या किया जाता है, रक्त दाब नापा जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें कह रहा है 15 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स है, तो प्यारे बच्चों जो साइटोकाइनिन होता है वो हमारा पादप हार्मोन्स होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, साइटोकाइनिन। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन 16वें वाले में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, तो कह रहा है एक लिंगी पुष्प है। ठीक है, तो एक लिंगी पुष्प कौन सा होता है, पपीता होता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कि पुनर्जनन का उदाहरण है। ठीक है, तो पुनर्जनन का उदाहरण प्यारे बच्चों क्या होगा, प्लेनेरिया होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर देखिए कह रहा है कि ओजोन परत का क्षरण निम्न में से किसका होता है। ठीक है, तो यानी कि किसके कारण ओजोन परत का क्षरण होता है। ठीक है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चे इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें कह रहा है कि प्राकृतिक पारितंत्र है, तो प्राकृतिक पारितंत्र प्यारे बच्चों 1 होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है,
और इसमें कहा जा रहा है कि आहार श्रृंखला में उत्पादक होते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने आज की जो वीडियो प्यारे बच्चों मैंने प्रोवाइड किया है कक्षा 12 की बायोलॉजी का पारितंत्र वाला या पारिस्थितिकी तंत्र, तो उसमें मैंने बताया था उत्पादक क्या होता है। उत्पादक में प्यारे बच्चों क्या आते हैं, हरे पौधे आते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल, ये सभी क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं, जो कि भोजन स्वयं अपना निर्माण करते हैं प्रकाश की यानी सूर्य के प्रकाश के प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्यारे बच्चों यहाँ पर प्रश्न देखेंगे, खंड ब का वर्णनात्मक प्रश्न। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं। ठीक है, और इसमें कह रहा है कि PQR 3 व्यक्तियों में दृष्टि दोष के निवारण में प्रयुक्त लेंसों के नाम लिखिए। यानी कि इसमें कह रहा है कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं, और इसमें कह रहा है कि 3 व्यक्ति, एक PQR है और इन तीनों में क्या है, कुछ दृष्टि दोष पाए जा रहे हैं, तो उनके निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होगा। ठीक है, तो दृष्टि दोष क्या होता है प्यारे बच्चों, मैंने निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष पढ़ा रखा है। ठीक है, वहां पर मैंने परिभाषा दिया है। ठीक है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस वीडियो का, उसको देख लेना परिभाषा। बाकी यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, इसमें फर्स्ट पार्ट कहा जा रहा है कि P केवल निकट की वस्तु को स्पष्ट देख सकता परंतु दूर की नहीं। ठीक है, यानी कि जो P नाम का जो व्यक्ति है प्यारे बच्चों, वो क्या करता है, केवल निकट की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है लेकिन दूर की नहीं। तो इसलिए प्यारे बच्चों ये निकट की वस्तु को देख पाता है, दूर की नहीं देख पाता है, तो इसका मतलब कि इसके अंदर कौन सा दोष इसके अंदर प्यारे बच्चों दोष कौन सा पाया जाएगा, निकट दृष्टि दोष पाया जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों निकट दृष्टि दोष के लिए हम क्या करते हैं, अवतल लेंस का उपयोग करते हैं निवारण के लिए। तो इसको कौन सा लेंस से उपयोग करना होगा, अवतल लेंस। ठीक है, और यहाँ पर कह रहा है कि क्यू केवल दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है परंतु निकट की नहीं। ठीक है, तो ये दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, निकट की नहीं यानी नज़दीक की नहीं देख सकता है, तो इसलिए इसको अंदर इसकी आंख में कौन सा दोष पाया जाएगा, दूर दृष्टि दोष पाया जाएगा। तो दूर दृष्टि के निवारण के लिए प्यारे बच्चों हम कौन सा लेंस उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे उत्तल लेंस। ठीक है, तो प्यारे बच्चे इसका अगला पार्ट देखेंगे। इसमें कहा जा रहा है कि आर न तो दूर की वस्तु को और न ही निकट की वस्तु को स्पष्ट देख पाता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चे जो व्यक्ति ना ही दूर की वस्तु को स्पष्ट देख पाता है, ना ही नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट देख पाता है, तो उसकी आंख में जरा दूरदर्शिता दोष पाया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर कौन सा दोष होगा, जरा दूरदर्शिता होगा। और निवारण के लिए प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, उत्तलावतल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे उत्तलावतल। ठीक है, लेंस, या इसी को कहा जाता है द्विफोकसी लेंस का उपयोग किया जाता है निवारण के लिए। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। अब इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न कहा जा रहा है कि जल तथा कांच में प्रकाश की चाल क्रमशः दे रखा है इतना इतना। ठीक है, तो कह रहा है कि निम्नलिखित के अपवर्तनांक की गणना कीजिए। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में कहा जा रहा है पानी के सापेक्ष कांच का, और दूसरी पॉइंट में कहा जा रहा है वायु के सापेक्ष कांच का। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर इसका 2 है। ठीक, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों देख रहे हो जो चाल दिया गया है V1 हम मान लेते हैं, V1 बराबर कितना दे रखा है, 2.25 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड, और V2 बराबर आपको दे रखा है 2.0 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो इसमें भी अपवर्तनांक N2 का मान पूछा जा रहा है और इसमें N1 का मान पूछा जा रहा है। ठीक है, तो फार्मूला होता है प्यारे बच्चों एक N बराबर C/V। ठीक है, तो C क्या होता है प्यारे बच्चों, प्रकाश की चाल होती है। ठीक है, तो इसी फार्मूले में रख करके सॉल्व कर लेंगे। तो इसको हम मान लेते हैं N1, और ये प्रकाश की चाल कांस्टेंट होगी, और चाल V को हम मान लेते हैं V1। ठीक है, तो इसी मान रखिए, तो ये हो जाएगा N1 बराबर प्रकाश की चाल का मान होता है प्यारे बच्चों 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड, और V1 का मान दे रखा है आपको 2.25 गुणे 10 की घात 8। तो ये इससे कट जाएगा, तो बचा आपका कितना, यहाँ पर हो जाएगा N1 बराबर 3/2.25। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसको अगर हम भाग कर देंगे तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 1.33। ये आंसर आ जाएगा अपवर्तनांक का। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर रख देंगे तो ये हो जाएगा N2 बराबर C/V2 से। ठीक है, इसी मान रखिए तो ये हो जाएगा N2 बराबर C, तो वही रहेगा 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड, और V2 का मान दे रखा है 2 गुणे 10 की घात 8। ठीक है, 2.0 का मतलब 2 कह सकते हैं, तो ये इससे कट जाएगा, 2 से 3 का भाग कर देंगे तो 1.5 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा N2 बराबर कितना, 1.5 अपवर्तनांक। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। इसमें कहा जा रहा है कि कह रहा है किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, और इसमें कहा जा रहा है कि एक तार का प्रतिरोध R है। कह रहा है प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा जब उसके पदार्थ के तार की लंबाई दोगुनी और कह रहा है कि त्रिज्या आधी हो जाए। ठीक है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग प्रतिरोध की निर्भरता देखेंगे, यानी किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर लिख देंगे हेडिंग प्रतिरोध की निर्भरता। ठीक है, तो प्यारे बच्चों प्रतिरोध की जो निर्भरता होती है प्यारे बच्चों वो क्या होता है, चालक की लंबाई पर भी डिपेंड करता है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं जो प्रतिरोध है प्यारे बच्चों वो क्या होता है, चालक की लंबाई के समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये पहली पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो प्रतिरोध होता है चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, यानी कि अगर चालक की लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध का भी मान बढ़ेगा, अगर चालक की लंबाई घटेगी तो प्रतिरोध का भी मान घटेगा। ठीक है, और दूसरी पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो प्रतिरोध होता है प्यारे बच्चों वो क्या होता है, क्षेत्रफल के, यानी कि तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि अगर क्षेत्रफल का मान बढ़ाओगे तो प्रतिरोध का मान घटेगा। ठीक है, और तीसरा आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तो यहाँ पर लिख देंगे पदार्थ की प्रकृति पर। ठीक है, तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब इसमें न्यूमेरिकल वाला पार्ट इसमें दिया गया है प्यारे बच्चों। यहाँ पर एक बार फिर से प्रश्न को देख लीजिए। यहाँ पर न्यूमेरिकल वाले पार्ट में कह रहा है कि एक तार का प्रतिरोध R है। ठीक है, और कह रहा है कि प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा जब उसी पदार्थ की लंबाई को दोगुनी कर दिया जाए, यानी लंबाई को दोगुना कर दिया जाए और उसकी त्रिज्या को आधी कर दिया जाए। तब पूछ रहा है कि नए प्रतिरोध का मान कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चे जब चालक का प्रतिरोध R है तो उसके संबंध में एक फार्मूला होता है R बराबर ρl/A। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये आपका प्रश्न नंबर आपका 3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार कहा जा रहा है कि अगर चालक की लंबाई के 2 गुना कर दिया जाए, मान लेते हैं कि एल को कितना 2 गुना कर दिया जाए, और जो त्रिज्या है R का मान उसको कह रहा है कि आधा कर दिया जाए, यानी कि त्रिज्या R बराबर मान लेते हैं इसको R/2 कर दिया जाए। ठीक है, तब पूछ रहा है कि नया प्रतिरोध यानी मान लेते हैं R' कितना होगा। ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, मान रखते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि R' बराबर कह रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोध, ये रो क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है चालक का, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, ये तो वही हो जाएगा। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए L कह रहा है, L का मतलब लंबाई को 2 गुना करना। तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, गुणे 2L लिख दिया, हमने 2 गुना कर दिया। और कहा है कि वक्रता त्रिज्या इसका जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल तार का ये वाला, ये हमारा क्या कहलाता है, तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहलाता है। तो ये कह रहा है कि इसको आधा कर दिया जाए इसकी त्रिज्या को, यानी कि तार को और पतला कर दिया जाए। ठीक है, तब नया प्रतिरोध कितना होगा। तो प्यारे बच्चे ये देख रहे हो सर्कुलर एरिया है। ठीक है, तो ये वृत्ताकार भाग है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा A बराबर क्या होता है, πr² होता है, यही ना। तो कह रहा है कि त्रिज्या को आधा करना है, तो A बराबर क्या हो जाएगा, πr/2 का होल स्क्वायर, यही होगा ना। तो यहाँ पर रख दीजिए, तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल की जगह पे हम कितना लिख सकते हैं, πr/2 पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा R' बराबर ये हो जाएगा रो गुणे 2L और इसका वर्क कर देंगे प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा πr² पूरे का बटा कितना हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4, और ये 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका रो गुणे 2L गुणे 4, और नीचे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा πr²। और ये प्यारे बच्चों πr² किसके बराबर होता है, A के बराबर होता है। तो इसको हम पुनः दोबारा लिख देंगे πr² की जगह पे A। ठीक है, तो यहाँ पर इसका गुणा करा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 8। तो ये हो जाएगा R' बराबर ये हो जाएगा 8, रो तो ऐसे ही पहले लिख लो, ये हो जाएगा 8L/A।
ये हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों थोड़ा सा हम इसको अलग कर देते हैं, ठीक है। तो इसको अलग करने का मतलब कुछ इस तरह से लिख देते हैं, आर डैश बराबर 8 को पहले लें 8 गुणे और इसको एक साथ लिख दें रो एल अपॉन ए, ठीक है। ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए समीकरण 1 से, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से अगर आप देखिए यहाँ पर, ठीक है, तो ये रो एल अपॉन ए किसके बराबर है, आर के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आर डैश बराबर 8 आर, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों अगर हम क्या करेंगे कि क्षेत्रफल जो है उसको हम यानी उसकी लंबाई को दोगुना कर दें और त्रिज्या को आधा कर दें, तो नया जो प्रतिरोध होगा वो 8 आर के बराबर होगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है चौथे वाले में, कह रहा है कि निम्नलिखित नियमों का उल्लेख नामांकित चित्र की सहायता से कीजिए। कह रहा है निम्नलिखित की सहायता से किस भौतिक राशि की दिशा ज्ञात की जा सकती है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये मैंने क्वेश्चन हमने पढ़ा रखा है, ठीक है, ठीक है। तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको चेक कर लेना, ठीक है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम मैंने पढ़ा रखा है, बाकी ये दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम भी मैंने बता रखा है, ठीक है। जो आपके ये सेट नंबर जो मैंने 3 या 4 वाले में क्वेश्चन में ये जब सॉल्व कराया था तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो वहाँ पर मैंने बताया था, ठीक है। अगर ये आप नहीं करना चाहते हो तो ये वाला क्वेश्चन मैंने करा रखा है, ठीक है। इसको हम लोग घरेलू परिपथ वाले टॉपिक से पूछा गया है, तो उसको आप देख सकते हो। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इन दोनों क्वेश्चन के, ठीक है। तो इसको देख लेना, बाकी ये क्वेश्चन आप देख लीजिए कैसे करना है, ठीक है। अब इसके बाद प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखिए। जो प्यारे बच्चों मैंने क्वेश्चन करा रखा है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो क्वेश्चन नहीं कराया वो क्वेश्चन बहुत ही जल्द आपको प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो छठवें क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित को समझाइए, द्वि अपघटन क्या उदासीनीकरण क्या होता है। इन क्वेश्चनों को आप एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी सातवें क्वेश्चन में कह रहा है कि इन पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, ठीक है। तो पीएच मान पर, ऑक्सीकरण अभिक्रिया पर, ठीक है, दहन अभिक्रिया पर। तो प्यारे बच्चों जब किसी भी वस्तु को जलाया जाता है तो वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। तो अगर हम क्या करेंगे, कार्बन को अगर जला रहे हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, प्यारे बच्चों दहन कराएंगे तो ये क्या करेगा, इसके साथ जलेगा तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और साथ ही साथ ऊष्मा मुक्त करेगा और प्लस प्रकाश भी मुक्त करेगा, ठीक है। ये दहन की अभिक्रिया हो जाती है, ठीक है। ये हो गया। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए ब्लीचिंग पाउडर का भी मैंने क्वेश्चन करा रखा है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस भी पढ़ा रखा है, ठीक है। संक्षारण वाला भी टॉपिक मैंने पढ़ा दिया है, प्रीवियस ईयर वाला जो क्वेश्चन पेपर उसमें बताया था। इन सारे क्वेश्चनों को मैंने पढ़ा रखा है, वहाँ से आप देख लेना। बाकी यहाँ पर देख रहे हो 8वें वाले में कहा जा रहा है कि ओजोन क्या है तथा यह किस तंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों जो पुरानी वीडियो है मैंने 1 शॉट में ये चैप्टर पढ़ाया था, ठीक है। तो ये 8वां और 9वां दोनों क्वेश्चन वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वो पुरानी वीडियो आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है। बाकी कायिक प्रवर्धन देख लीजिए, मुकुलन देख लीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद पारितंत्र वाला क्वेश्चन मैंने आज ही पढ़ाया है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको देख लेना, ठीक है। ये पारितंत्र वाला। बाकी ये मानव मस्तिष्क की संरचना तथा कार्यविधि का संक्षिप्त वर्णन करने वाला जो ये क्वेश्चन मानव मस्तिष्क का, ये बहुत ही जल्द प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमारा जो सेट नंबर 7 था वो कंप्लीट सॉल्व होता है। तो प्यारे बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं आपसे इसी तरह से एक और मज़ेदार वीडियो में, तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद बच्चों।